गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप ऑडियो वीडियो अब क्लियर आ रहा है। आप लोगों का गुड मॉर्निंग मैसेज आना शुरू हो गया है। सो इट इज व्हाट? इट इज 20 अप्रैल थर्सडे, इट इज 20th अप्रैल थर्सडे एंड इट इज आवर क्लास नंबर 8 ऑफ एनवायरमेंटल इकोलॉजी। प्रेजेंटेशन इसलिए बनाया है क्योंकि आज काफी सारे डायग्राम दिखाने थे और ये डायग्राम क्लास के बाद आई विल बी शेयरिंग विद यू आल्सो। देयरफॉर आई हैव मेड अ वेरी नाइस प्रेजेंटेशन ओनली विद इमेज, कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। जो भी लिखने का काम होगा वो हम लोग क्लास में साथ साथ में करेंगे और आप मेरे साथ लिखते रहेंगे, ठीक है। और आगे से जब इस तरह का हम प्रेजेंटेशन यूज करेंगे, आगे से जब भी हम इस तरह का प्रेजेंटेशन यूज करेंगे तो आई विल डेफिनेटली मेक श्योर कि हम लोग ये प्रेजेंटेशन पहले आपको दे दें ऐप में, सो दैट कि आप इसको प्रिंट करके या डाउनलोड करके और आप इसको यूज कर सको, ठीक है। आज थोड़ा लास्ट मोमेंट में मैंने सोचा कि ये प्रेजेंटेशन बनाएं, तो इसलिए पहले नहीं शेयर हो पाया, बट अगले वीक से जो भी क्लासेस होंगी जहां पे वेरेवर आई एम गोइंग टू यूज द प्रेजेंटेशन, सो आई विल बी शेयरिंग इट बिफोरहैंड, इट गोस विदाउट सेइंग। सो आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट दिस मॉर्निंग एंड आई एम रेडी एंड आई होप यू आर आल्सो रेडी टू टेक अ डाइव इनटू द क्लास 8 ऑफ environmental ecology. What are we going to do in today's class? So in today's class we are going to do one example of an ecosystem, and there we are going to see the example of pond ecosystem. Then we are going to see ecological pyramids. The three types of ecological pyramids are there. तीन तरह के होते हैं। पिरामिड ऑफ नंबर्स होता है, पिरामिड ऑफ बायोमास होता है और पिरामिड ऑफ एनर्जी होती है। तीनों को देखेंगे और उसमें वेरिएशंस कैसे होते हैं वो भी देखेंगे। उसके बाद वी विल बी स्टार्टिंग विद बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। हमारा टाइम जितना अलाउ करेगा उस अकॉर्डिंग हम बायोजियोकेमिकल साइकिल्स को आज वहां तक पढ़ेंगे, जो बच जाएगा अगली क्लास में पढ़ेंगे। सो दैट इज व्हाट सर, क्लास 7 इज नॉट अपलोडेड इन द रिकॉर्डेड सेक्शन। सो ओके, मैं क्लास के बाद आई विल डेफिनेटली चेक विद द टीम और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आई विल गेट इट रिजॉल्व। प्लीज स्टे अश्योर्ड अबाउट दैट। लेट मी क्विकली सी यस्टरडेज क्लास इज नॉट अपडेटेड। चलो मैंने वो देख लिया। प्लीज एक्सप्लेन ड्राई बायोमास। कल की क्लास सर डायग्राम ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल ड्रॉ करेंगे। डायग्राम तो जहां जहां ड्रॉ करना होगा वो करेंगे। मैं करूंगा। मैं जिन डायग्राम को ड्रॉ करूं आप मेरे साथ ड्रॉ कीजिएगा। जो यहाँ पे डायग्राम है उनको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। दैट आई एम एनीवे शेयरिंग विद यू, ठीक है। वो मैं आपके साथ शेयर तो करूंगा ही, तो उन ड्राइंग्स को मत कीजिएगा जो यहाँ के प्रिंटेड ड्राइंग्स हैं। सर प्लीज लेक्चर नंबर 4 कंप्लीट अपलोड कीजिए। उसके लास्ट के 3 मिनट बचे हुए हैं एंड आई एम नॉट वेरी श्योर कि वो 3 मिनट की रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी, बट आई विल सर्च फॉर इट, क्योंकि वो इंटरप्ट हो गया था अचानक से, जबकि मेरी तरफ से वो चल रहा था क्लास। तो मैं देख लेता हूँ वो लास्ट के 3 मिनट की रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी। अगर वो मिल जाती है तो आई विल अपलोड इट, नहीं मिलती है तो मैं उसको रिकॉर्ड करके डाल दूंगा एज अ सप्लीमेंट। डिफरेंस बिटवीन असिमिलेशन एफिशिएंसी एंड प्रोडक्शन एफिशिएंसी, कल की क्लास देखी होगी तो शायद समझ में आ ही गया होगा। असिमिलेशन का मतलब है कि डाइजेस्ट कितना कर पाते हो, जितना खाया, हाउ मच पार्ट ऑफ इट यू कैन डाइजेस्ट एंड योर बॉडी सेल्स कैन एब्जॉर्ब। Whereas production efficiency is about the amount of food that you digested, जितना आपने डाइजेस्ट किया उसमें से उसका कितना पार्ट आपने बायोमास बनाने में इस्तेमाल किया, क्योंकि बाकी पार्ट तो रेस्पिरेशन में यूज हो जाएगी, लेकिन एक पार्ट है ना जो बायोमास बनाने में यूज होगी। सो द पार्ट ऑफ assimilated food that is used to produce the biomass, that is called production efficiency, and the part of food that is digested out of the total eaten food is called the assimilation or digestion efficiency. यस्टरडेज क्लास का देख लेंगे, डायग्राम ड्रॉ करेंगे, कल की क्लास अपलोड कर दो, बिल्कुल कर देंगे। लेक्चर 7 वो तो हो गई। प्लीज एक्सप्लेन द टर्म स्टैंडिंग क्रॉप गिवन इन द एनसीईआरटी। ओके, सो स्टैंडिंग क्रॉप का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ बायोमास दैट इज प्रेजेंट इन अ गिवन इकोसिस्टम फॉर अ गिवन स्पीसीज। लेट मी टेल यू एन एग्जांपल एंड यू विल अंडरस्टैंड। लेट अस से दैट वी आर टॉकिंग अबाउट डेंस रेन फॉरेस्ट, और हमें डेंस रेन फॉरेस्ट में ये पूछना है कि टेक्टोना के कितने ट्रीज हैं, राइट। तो हम सर्वे करते हैं। टेक्टोना का मतलब होता है टीक, टीक का बड़ा शानदार टिम्बर होता है। तो टेक्टोना की अब हम सर्वे शुरू करते हैं। जब टेक्टोना की हम सर्वे करेंगे ना तो हमें पता चलता है कि अच्छा टेक्टोना के 200 ट्रीज हैं इस फॉरेस्ट में। तो वो 200 टेक्टोना के जो ट्रीज हैं वो टेक्टोना की स्टैंडिंग क्रॉप हो जाएगी। अगर आप बायोमास को एस्टिमेट कर पाते हैं तो वो बायोमास उस स्टैंडिंग क्रॉप की बायोमास हो जाएगी। अब अगर कल को आप उन ट्रीज की कटाई करते हैं तो स्टैंडिंग क्रॉप कम हो जाएगी, और इस तरह से स्टैंडिंग क्रॉप का कॉन्सेप्ट होता है कि एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम द टोटल बायोमास ऑफ अ गिवन स्पीसीज दैट इज प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर इकोसिस्टम इज कॉल्ड स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ दैट स्पीसीज, राइट। What happens when fertilizer or pesticide enters the food chain? Do they transfer to all trophic level? Okay, nice, nice, nice. Good question. जो आप क्लास में लिखवाते हैं वही हमारा नोट्स है ना, कुछ एक्स्ट्रा और तो नहीं है, अभी नहीं है, आगे होगा और हम आपको देंगे भी, ठीक है। ये तो हमारे प्रीलिम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट हैं, तो यहाँ पे कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा वर्क का लोड नहीं है, इसलिए हम इतना ही कर रहे हैं, ठीक है ना। लॉ ऑफ 10%, अच्छा, ठीक है। व्हाट हैपेंस, तो अब कुछ चीजों को हम लोग यहाँ पे क्लियर करते चलें। सबसे पहली बात आती है, एक मिनट, पहले हम थोड़ा सा व्हाइट स्पेस क्लियर कर लेते हैं, सो दैट कि हम लोग उसको लिख सकें। अच्छा, इससे ज्यादा नहीं होगा।
अब देखो सबसे पहले लॉ ऑफ 10%। लॉ ऑफ 10% कहता है कि एट एवरी लेवल द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज जस्ट अबाउट 10% ऑफ द एनर्जी अवेलेबल एट द प्रीवियस लेवल। इस सेंटेंस को ठीक से पढ़ो और इसको समझते हैं कि किसी भी स्तर पे जो टोटल एनर्जी अवेलेबल होगी वो पिछले लेवल का महज 10% होगा। दैट इज व्हाट द लॉ ऑफ 10% इज ऑल अबाउट, कि पिछले लेवल का बस 10% ही एनर्जी अवेलेबल होगी। अच्छा, ऐसा क्यों होता है वो हमने देख लिया है कि सबसे बड़ी बात होती है कि जितना हम इंजेस्ट करते हैं उसका एक छोटा हिस्सा डाइजेस्ट और एसिमिलेट होता है, तो काफी एनर्जी तो वहीं पे हट गई। और दूसरा रीजन ये है कि हमने जो एसिमिलेट भी किया उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा रेस्पिरेशन के लिए यूज हो जाता है। इसका मतलब है कि वो फूड मटेरियल बायोमास नहीं बनाएगा, वो फूड मटेरियल रेस्पिरेशन के थ्रू गुजरते और वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा जिससे कि आपके बॉडी के बायोलॉजिकल फंक्शंस चलते रहेंगे। जो थोड़ा सरप्लस अगर अवेलेबल हो उसके बाद भी बस वही सरप्लस विल बी यूटिलाइज्ड टू मेक द बायोमास। दैट इज द लॉ ऑफ 10%। नाउ वी कम टू द कांसेप्ट ऑफ व्हाट इफ फर्टिलाइजर एंटर द फूड चेन। सो फर्टिलाइजर आप किसके लिए देते हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस पे आप लोग गौर करो। सो फर्टिलाइजर आप किसके लिए देते हो? फर्टिलाइजर आप देते हो प्लांट्स को। और कौन से प्लांट्स को? आप देते हो क्रॉप प्लांट्स को। ठीक है, फर्टिलाइजर आप देते हैं क्रॉप प्लांट्स को। तो ये आप लिखते रहेंगे मेरे साथ साथ। अब ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा कि जब फर्टिलाइजर आप क्रॉप प्लांट को देंगे तो सम अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर will be absorbed and the part of fertilizer that is absorbed, that part will become the biological matter of the plant. ठीक है, means it will give rise to more grains, it will give rise to more seeds, it will give rise to bigger plant and all that. So the part that is absorbed is incorporated in the plant biomass, and if it is incorporated in the plant biomass then it will go through the food chain or food web. ठीक है, so एक part तो हो गया कि जो absorb हुआ, but then there will be some part which will be not absorbed. अगर ये absorb नहीं हुआ तो ये नीचे की तरफ इसका लीचिंग हो जाएगा। लीचिंग का मतलब क्या है कि ये धीरे 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 नीचे जाता जाएगा सॉइल में और लास्टली ये वाटर में जाकर के मिल जाएगा। ठीक है, तो लीचिंग का प्रोसेस होता है कि कोई मटेरियल जो अभी सॉइल में है वो धीरे 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 सॉइल से नीचे जाएगा और धीरे धीरे सॉइल से नीचे जाकर के धीरे धीरे सॉइल से नीचे जाकर के अल्टीमेटली जो अंडरग्राउंड वाटर है वो इसका हिस्सा बन जाएगा। तो लीचिंग हो गई। और लीचिंग से क्या होता है? लीचिंग से होता क्या है कि इट मिक्सेस विद अंडरग्राउंड वाटर। अब अगर आप ये पानी कंज्यूम कर लोगे जिसमें कि ये फर्टिलाइजर घुला हुआ है तो कुछ फर्टिलाइजर के काफी नुकसानदेह इफेक्ट हैं, उसकी बात मैं करता हूं। लेकिन पहले आप इतना लिख लो, और जब आप इतना लिखोगे तो ये समझ लो कि इसके दो पार्ट हैं, एक पार्ट जो एब्जॉर्ब हुआ और एक पार्ट जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ। जो एब्जॉर्ब होता है दैट इज इनकॉर्पोरेटेड इन द प्लांट बायोमास एंड दैट विल गो इन द फूड वेब। सो ये वाला पार्ट तो फूड वेब को चला जाएगा, ऑलराइट। बट द पार्ट दैट इज नॉट एब्जॉर्ब विल लीच। लीच का मतलब धीरे 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 वो नीचे सेटल कर जाएगा एंड बिकॉज इट हैज लीच्ड द वे, अब उसके बाद वो अंडरग्राउंड वाटर में जाएगा और अंडरग्राउंड वाटर में वो उस वाटर को कंटामिनेट कर देगा। कंटामिनेट कर देगा मतलब दूषित कर देगा, और उसका नतीजा होगा कि इफ यू एंड अप कंज्यूमिंग दैट वाटर देन इट विल बी कॉजिंग अ लॉट ऑफ हार्म टू योर बॉडी। ठीक है, एक जो बहुत अच्छा एग्जांपल है, आई होप कि आप लोगों ने लिख लिया है। हाँ, डन। चलो, अब क्या है? एक एग्जांपल है ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन का। कंटामिनेशन मतलब दूषित हो जाना। व्हाट इज दैट एग्जांपल? NO3 माइनस। ये NO3 माइनस क्या होता है? ये नाइट्रेट होता है। ठीक है, सो बहुत ज्यादा हम खेतों में नाइट्रोजन के फर्टिलाइजर यूज कर रहे होते हैं। उसका रीजन है कि नाइट्रोजन का यूज आप जितना ज्यादा करोगे उतनी ज्यादा फसल की ग्रोथ होती है, मतलब अप टू अ लिमिट। उसके बाद तो फसल जलने भी लगता है, आई मीन द लीव्स विल हैव अ बर्न्ड अपीयरेंस एंड ऑल दैट, लेकिन विद इन अ लिमिट नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर दे बूस्ट द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। बट नाइट्रेट, कंटामिनेटेड वाटर, अगर इसको कोई पी ले, खासतौर पे छोटा बच्चा पी ले, ठीक है ना, तो इट विल बी ब्लू बेबी सिंड्रोम। बच्चे का शरीर नीला पड़ने लगता है क्योंकि बच्चे के शरीर में हीमोग्लोबिन प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन को कैरी करने का काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अब यहाँ पर नाइट्रेट उस हीमोग्लोबिन को कुछ हद तक इनइफेक्टिव बना देता है। वो हीमोग्लोबिन नॉर्मली काम नहीं कर पाता है एंड बिकॉज ऑफ दैट बच्चे का शरीर नीला पड़ जाता है। सो यू हैव टू वॉच आउट फॉर नाइट्रेट कंटामिनेटेड वाटर, स्पेशली अगर ये पानी बच्चे भी कंज्यूम कर रहे हैं तो। आई होप ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। सो ये तो हो गया ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन बाय फर्टिलाइजर। जो पार्ट फर्टिलाइजर का प्लांट के बायोमास में इंकॉर्पोरेट हो गया दैट इज सेफ। अब प्लांट ने उसको इंकॉर्पोरेट कर लिया और जब आप प्लांट के बायोमास को खाते हो तो वो आपके बॉडी में एज अ न्यूट्रिएंट पहुंच रहा है, एज अ पॉल्यूटेंट नहीं पहुंच रहा। चाहे वो आप नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस की फर्टिलाइजर दें, तो
ऐसा नहीं है कि प्योर नाइट्रोजन प्लांट में रहता है या प्योर फास्फोरस या प्योर पोटेशियम रहता है, प्लांट उसको अपने तरीके से अपने बायोमास में कन्वर्ट कर लेते हैं, और जब आप ऐसे प्लांट की बायोमास को खाएंगे तो उसकी सेफ्टी में कहीं कोई डाउट नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर प्योर फर्टिलाइजर सब्सटेंस प्लांट में एब्जॉर्ब ना होकर के वो लीच होता हुआ अंडरग्राउंड वाटर का पार्ट बन जाए, तब कुछ केसेस में वो अंडरग्राउंड वाटर बिकम्स डेंजरस फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। नाउ वी कम टू द सेकंड एस्पेक्ट, व्हाट अबाउट पेस्टिसाइड्स? पेस्टिसाइड्स आर प्रॉब्लमैटिक बिकॉज पेस्टिसाइड्स आर नॉट एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स, दे आर मेंट फॉर सरफेस एप्लीकेशन सो दैट द एग्रीकल्चरल पेस्ट्स जो इंसेक्ट हैं या जो फंगस हैं जो प्लांट को डिजीज पहुंचा सकते हैं, डिजीज कॉज कर सकते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए हम पेस्टिसाइड यूज करते हैं। बहुत सारे पेस्टिसाइड ऑयल बेस्ड पेस्टिसाइड होते हैं, तो ये ऑयल बेस्ड पेस्टिसाइड जो है वो लीव्स के ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं, फ्रूट्स के ऊपर, सब्जियों के ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं, और चूंकि ये ऑयल बेस्ड होते हैं तो आप पानी से भी अच्छे से धोना चाहेंगे तो ये उस तरह से धुल नहीं पाता है। छिलके को छीलना एक अच्छा विकल्प हो सकता है, लेकिन आप सोचेंगे कि पानी से सीधा धोकर के आप कंज्यूम करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। ऐसे केस में क्या होगा कि अगर आप पेस्टिसाइड से अफेक्टेड किसी भी फ्रूट को, वेजिटेबल को आप खा रहे हैं तो वो आपके बॉडी को डायरेक्टली हार्म करेगा और वो हार्म बहुत सीरियस होगा। कुछ ऑर्गन फेलियर से रिलेटेड पेस्टिसाइड्स हैं, कुछ पेस्टिसाइड का रिलेशन कैंसर से है, तो यहाँ पे पेस्टिसाइड्स को लेकर के हमें काफी सजग रहने की जरूरत है। और पेस्टिसाइड को लेकर के एक और कॉन्सेप्ट चलता है जिसको हम कहते हैं बायो मैग्निफिकेशन एंड बायो एक्यूमुलेशन। तो ये भी हम समझ लेते हैं। कुछ स्पीसीज में एक टेंडेंसी होती है कि कुछ जो बाहर पाए जाने वाले सब्सटेंस हैं उनको अपने अंदर एक्यूमुलेट कर लेने की क्षमता, तो इसको हम कहते हैं बायो एक्यूमुलेशन। एक एग्जांपल देता हूं, बंद गोभी जो होता है जिसको हम कैबेज कहते हैं, तो कैबेज काफी ऐसे भी मिट्टी में ग्रो कर सकता है जहां पे बड़े सारे हेवी मेटल पॉल्यूटेंट्स हैं, और कैबेज के अंदर ये बड़ी यूनिक क्षमता है कि कई हेवी मेटल पॉल्यूटेंट को वो अपने अंदर एक्यूमुलेट कर सकता है। तो कैबेज हेवी मेटल का बायो एक्यूमुलेंट है, वो बायो एक्यूमुलेशन उसकी कर सकता है जब हम कैबेज की बात करते हैं। अब दिक्कत क्या है, आप उस कैबेज को खाएंगे तो वो हेवी मेटल आपके बॉडी में जाएगा, लेड, मर्क्यूरी, ये सब बहुत बहुत डेंजरस हेवी मेटल है। तो जब हम बायो एक्यूमुलेशन की बात करते हैं तो इट इज विद इन वन स्पीसीज, और जब हम बायो मैग्निफिकेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज में जब कुछ जाता है तो दूसरी स्पीसीज में एक क्षमता होती है जिसकी वजह से वो सब्सटेंस को ज्यादा एक्यूमुलेट कर पाता है। तो हर लेवल पे जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो प्रति व्यक्ति, प्रति इंडिविजुअल उसकी मात्रा बढ़ती जाती है। एक काम है जो डीडीटी पे किया गया है, ठीक है, तो डीडीटी पे किया हुआ काम बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो ये बताता है कि कैसे डीडीटी जो इतनी आसानी से नष्ट नहीं होता है, कैसे डीडीटी धीरे धीरे फूड चेन में एक्यूमुलेट होते रहता है। डीडीटी पौधों की पत्तियों पे है, और पौधों की पत्तियों को जो भी ऐसे इंसेक्ट खाते हैं जो डीडीटी से अफेक्टेड नहीं होते हैं, तो इंसेक्ट के बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाता है। उस इंसेक्ट को खाने वाले जो बड़े एनिमल हैं जैसे कि छोटी मछलियां वगैरह, तो वो इंसेक्ट के जरिए उनके बॉडी में डीडीटी का अवशेष आता है। लेकिन डीडीटी की एक बड़ी इंपॉर्टेंट टेंडेंसी है कि डीडीटी फैट टिश्यू में ज्यादा एक्यूमुलेट होता है। अगर आपके बॉडी में ज्यादा फैट है तो आपके बॉडी में डीडीटी भी ज्यादा एक्यूमुलेट होगा। तो फिश जो कि उस इंसेक्ट को खाती है जिसके बॉडी में डीडीटी है, तो इंसेक्ट के बॉडी में प्रति ग्राम ऑफ बॉडी वेट बहुत कम डीडीटी है, लेकिन एक फिश बहुत सारे इंसेक्ट को खाती है और उसकी वजह से क्या होता है, और फिश में फैट बहुत ज्यादा है तो फिश में प्रति ग्राम डीडीटी की मात्रा बढ़ती चली जाती है। क्यों? क्योंकि फिश में फैट है और फैट डीडीटी को बाइंड करता है। अब वो छोटी फिश को एक बड़ी फिश खाएगी और बड़ी फिश जो है उसके बॉडी में फैट और ज्यादा होती है, तो बड़ी फिश में फिर प्रति ग्राम प्रति किलोग्राम डीडीटी की मात्रा और बढ़ जाती है, और फिर अंत में उस बड़ी फिश को हम खाते हैं। अगर हम फिश खाते हैं तो अगर अंत में उस बड़ी फिश को हम खाते हैं तो हमारे बॉडी में किसी भी फिश की तुलना में फैट की मात्रा ज्यादा है, तो हम डीडीटी और भी एक्यूमुलेट करेंगे। बात चली है। तो ये जो बायो मैग्निफिकेशन की प्रक्रिया है जिसमें एक आहार श्रृंखला के एक स्तर से ऊपरी स्तर पे जाने पे किसी भी एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट की मात्रा प्रति ग्राम बढ़ती चली जाती है, तो इसको हम बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं। और इसको बहुत खूबसूरती से डीडीटी के एग्जांपल से ही डॉक्टर रैचल कार्सन ने समझाया था। एक किताब थी साइलेंट स्प्रिंग, तो नाम है उनका रैचल कार्सन, और उन्होंने उनकी जो बुक है वो बुक है साइलेंट स्प्रिंग, और इस बुक में उन्होंने बात की थी बायो मैग्निफिकेशन ऑफ डीडीटी की। और ये बायो मैग्निफिकेशन क्या चीज होती है? बायो मैग्निफिकेशन होती है इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस पर ग्राम ऑफ बायोमास, प्रति ग्राम बायोमास के सापेक्ष अगर कोई पदार्थ आपके बॉडी में एक्यूमुलेट होता है पिछले आहार श्रृंखला के पिछले जीव की तुलना में, तो उसको हम बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं। तो इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस पर ग्राम ऑफ बायोमास अलोंग द फूड चेन, जैसे जैसे फूड चेन आगे बढ़ता है पर ग्राम बायोमास वो बढ़ती चली जाती है, तो इसको हम बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं। तो यहाँ पे आपने सीखा रैचल कार्सन के बारे में, बुक जो साइलेंट स्प्रिंग थी उसके बारे में, और यहाँ पर आपने सीखा बायो मैग्निफिकेशन ऑफ डीडीटी के बारे में। चलो अब ये सबको बंद करो, बहुत इधर उधर की बातें हो गई, और आप सोच रहे होंगे ना कि इधर उधर की बातें मैंने आज की इतनी क्यों की। उसका एकमात्र रीजन ये है कि जो ये क्वेश्चन था वो रेलेवेंट था और एग्जाम में पूछे जाने की फुल ऑन संभावना है, इसलिए मैंने आराम आराम से इसको डिस्कस किया। आई होप कि आपने लिखा है और इसको आप आगे एग्जाम में यूजफुल पाओगे। कुछ एग्जांपल ब्लू बेबी सिंड्रोम वगैरह तो ऑलरेडी प्रीलिम में पूछा जा चुका है। चलो आगे चलते हैं, और सबसे पहले हम लोग अपने इकोसिस्टम के टॉपिक को फिनिश करते हुए एक इकोसिस्टम का एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। इकोसिस्टम के एग्जांपल से क्या होगा कि एक पिक्टोरियल समझ आपकी डेवलप हो जाएगी। ये आपके साथ शेयर कर रहा हूं, और पक्के तौर पर यहाँ पर आपको कुछ भी बनाना नहीं है अपने हाथ से, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप इतनी खूबसूरत कलाकारी अभी क्लास में बैठ के करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आई जस्ट वांट टू शो यू कि कैसे एक इकोसिस्टम का स्ट्रक्चरिंग होता है, जो अभी तक जो चीजें हमने पढ़ी हैं, हाउ इट वर्क्स इन अ रियल वर्ल्ड इकोसिस्टम, ठीक है। सो अब ये देखो, ये है एक पॉन्ड, ठीक है, ये है एक पॉन्ड, और इस पॉन्ड में देखो सबसे पहले कि एनर्जी का सोर्स क्या है। इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। तो देखो
इस पॉन्ड में एनर्जी का जो ओरिजिनल सोर्स है, वो एनर्जी का ओरिजिनल सोर्स होता है सन। सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, और सन की एनर्जी से पॉन्ड के ये जो प्लांट्स हैं, अब आप जो देख रहे हो, और कई तरह के प्लांट्स हैं हमारे पॉन्ड में, देख रहे हो, कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनका रूट नीचे कीचड़ में है, और प्लांट का तना थोड़ा सा ऊपर है, स्टेम थोड़ा ऊपर है, और इसकी लीफ इज अबव द सरफेस ऑफ वाटर। देयर आर प्लांट्स लाइक दिस, एंड डू यू आल्सो नोटिस दैट देयर आर सर्टेन प्लांट्स लाइक दिस वन व्हिच इज टोटली सबमर्ज्ड। सो देयर आर प्लांट्स व्हिच आर टोटली सबमर्ज्ड, एक्चुअली दिस इज एन एल्गा, एक एल्गी है ये, एंड then this is also a plant which is almost submerged, and this is the plant where the leaf is projecting above the surface of water. And then you see here there are lot of these structures are algae, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। So this is an alga, algae का सिंगुलर alga होता है, तो इसीलिए मैं alga बोल रहा हूँ। So there is this alga, there is this alga, है ना, these are the algae, ठीक है। So they all are carrying out photosynthesis and they all are carrying out primary production. You have already understood that the means of primary production is photosynthesis. So they are creating biomass, and this biomass will become the food that will drive the trophic chain in this pond ecosystem. आप लोग आपस में बात मत करो, पे अटेंशन नाउ। तो सबसे पहली बात क्या है कि आप देख रहे हो कि दो तरह के प्रोड्यूसर्स हमको यहां दिखते हैं। पहला प्रोड्यूसर दिखता है जिसको हम कहते हैं मैक्रोफाइट। मैक्रोफाइट वो प्रोड्यूसर है जो एक बड़ा प्लांट है और उसके रूट्स वगैरह होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड मैक्रोफाइट्स। दूसरी तरफ है फाइटोप्लैंक्टन्स। अगर आप देखो तो ये वाले जो हैं ये तैर रहे हैं, ठीक है, दे आर तैर रहे हैं, सो दे आर फाइटोप्लैंक्टन्स। तो फाइटोप्लैंक्टन का मतलब होता है, प्लैंक्टन का मतलब होता है जो इधर फ्लोट कर रहे हैं या स्विम कर रहे हैं, ठीक है। तो फ्लोटिंग और स्विमिंग इन वाटर लिख लो। प्लैंक्टन का मतलब क्या होता है? प्लैंक्टन का मतलब होता है अगर आप वाटर में फ्लोट या स्विम कर सको। सैफ इज सेइंग बायोमैग्निफिकेशन इज कॉन्ट्राडिक्टरी टू 10% लॉ। बिल्कुल नहीं, अभी बहुत कम इकोलॉजी पढ़ी है इसलिए आप ऐसा कह रहे हो, डोंट वरी, नहीं कॉन्ट्राडिक्ट करता। और थोड़ा मोड़ा कुछ 1% अगर कॉन्ट्राडिक्ट कोई चीज करती भी है तो यस्टरडे अगर कल की क्लास किया तो आपको पता है कि 10% लॉ इज अ गुड अप्रॉक्सीमेशन, बट इट इज नॉट द फाइनल क्वांटिटी जो हमेशा अप्लाई होगा। लेकिन जस्ट टू पुट इट करेक्टली, बायोमैग्निफिकेशन डज नॉट डिसोबे द 10% लॉ, ठीक है। मैं भी उसमें जाऊंगा नहीं तो ये फिर रह जाएगा, ओके। उसके बाद हम आते हैं फाइटो। फाइटो मींस प्लांट्स। So the small plants which are floating or swimming in water are called phytoplanktons. But in this case, what happens? The word also includes algae. Okay? The word also includes algae. So the word phytoplankton will stand for the small plants and algae which float or swim in water. लिख लो. The word phytoplankton includes the small plants and algae which float or swim in water. So some algae can swim in water and some plants can simply float. Rest of the algae also float in water. All right? So I hope you have written this. So ये हो गए हमारे प्रोड्यूसर्स, इनकी वजह से यहाँ पे फूड प्रिपेयर हो रहा है, बायोमास प्रिपेयर हो रहा है। Now let us talk about the primary consumers. Whole lot of primary consumers you can see here, right? Just see how many types of primary consumers you are able to see. मैं बोर्ड से थोड़ा हटा हुआ हूं so that you can yourself see. The first group of primary consumer is the animals which are associated with living rooted plants. The animals which are associated with living rooted plants. Like ये देखो, this insect A, 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 right? So these are the small little animals which are associated with a living plant. So they are directly eating upon the tissue of the living plant. That way it is a beautiful diagram. That way it is a beautiful diagram. And this comes from textbook of one of my teachers. He taught me during my master's years. I'm talking about Dr. P.D. Sharma. इंडिया में इससे ज्यादा सर की बुक से ज्यादा इकोलॉजी की कोई बुक नहीं बिकती, डॉक्टर पी.डी. शर्मा। सो ही हैज बीन माय टीचर। सो गुरुदेव की किताब से ही ये डायग्राम लिया है। तो आप देख सकते हो कि ये वो एनिमल हैं जो डायरेक्टली रूटेड हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखो, तो हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स तो हो गए, फिर उसके बाद होता है जू प्लैंक्टन्स, और साथ में डेट्रीवोर्ट्स भी लगे पड़े हैं। डेट्रीवोर्ट्स क्यों लगे पड़े हैं? क्योंकि जो प्राइमरी प्रोड्यूसर के खाने से जो छोटे-छोटे टुकड़े डिट्राइटस क्रिएट होंगे, तो वो डिट्राइटस हमारा डेट्रीवोर्ट साथ-साथ में खाता रहेगा। तो फर्स्ट कंज्यूमर के एक्टिविटी से जो छोटे-छोटे टुकड़े प्लांट के बायोमास का क्रिएट हो रहा है, तो डेट्रीवोर्ट्स में डायरेक्टली प्लांट पर नहीं अटैक करेंगे, लेकिन प्लांट के छोटे-छोटे जो टुकड़े जो फर्स्ट कंज्यूमर की एक्टिविटी की वजह से क्रिएट हो रहा है, तो उनको वो फीड करने वाले हैं। तो ये हो गए हमारे बी डेट्रीवोर्ट। तो ये हमारा डेट्रीवोर्ट है, ठीक है ना? ये जो हमारा बी वाला है, और कुछ फिशेस भी जो होती हैं, छोटी फिशेस, दे आर आल्सो डिट्राइटस ईटिंग, ओके। नाउ अब देखो जू प्लैंक्टन्स, ठीक है ना? अब जू प्लैंक्टन्स वो होते हैं, प्लैंक्टन्स मीन्स व्हाट? फ्लोट और स्विम। जू मीन्स व्हाट? एनिमल, ऑलराइट। तो जू प्लैंक्टन का मतलब ही होता है कि जो फ्लोट एंड स्विम कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन एनिमल नेचर के होते हैं, तो दे आर जू प्लैंक्टोनिक। तो यहाँ पे अभी डायग्राम में यहाँ देखो आपको सी दिख रहे हैं, सी जू प्लैंक्टन नहीं है, सी ऑल ऑफ दीज आर जू प्लैंक्टन्स, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा, ये देखो, अब आप थोड़ा ज्यादा अच्छे से देख पाओगे इनको। ये सब कुछ जू प्लैंक्टनिक एनिमल्स अब आपके सामने आ गए। जू प्लैंक्टनिक एनिमल, ये एक रोटिफर है, दिस इज अ जू प्लैंक्टोनिक एनिमल, है ना। ये एक क्रस्टेशियन है, ये भी एक जू प्लैंक्टोनिक एनिमल है। तो ये सब छोटे छोटे हैं, ये उधर स्विम करते रहते हैं, राइट। उसके बाद आप देखोगे आता है हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर बेसिकली कार्निवोर्स।
जो सेकेंडरी कंज्यूमर है, जो पॉइंट डी है, तो वो होते हैं कार्निवोर, दैट विल मीन दे विल ईट द प्राइमरी कंज्यूमर्स, एंड द बिग फिशेस आर टर्शरी कंज्यूमर्स। सो टर्शरी कंज्यूमर्स आर दोस व्हिच आर गोइंग टू ईट द सेकेंडरी कंज्यूमर्स। सो ये देखो, ये हमारा टर्शरी कंज्यूमर है, देख रहे हो आप? सो दिस इज आवर टर्शरी कंज्यूमर, एंड ये देखो छोटे फिशेस को देखो यहाँ पर, दिस स्मॉल फिश। So some of the fishes can directly eat algae. So that way they become primary consumer. Therefore A. But sometimes they also eat the insects. That way they become secondary consumer. So these fishes which are omnivorous, they fall in two groups. तो अभी तक जो ये दिमाग में कंफ्यूजन चल रहा था कि omnivores कहाँ बिलोंग करेंगे, तो अब आप देख रहे हो कि एक फिश है जो एल्गी को भी खाती है और एक फिश है जो छोटे इंसेक्ट्स को भी खाती है, तो that belongs to A and D both. And then this one, this big fish जो यहाँ पे है, this big fish will be eating the small fishes and all. That way it is a tertiary consumer. So I hope this part is clear. एक इकोसिस्टम का हमने पिक्टोरियल एग्जांपल लिया और ये वाली पार्ट हमारी अब थोड़ी सी क्लियर हो गई। अब हम आते हैं यहाँ देखो, कुछ बैक्टीरिया, कुछ फंजाई वगैरह डिकम्पोजिशन का काम भी कर रहे होते हैं। इट मींस कि दे आर बेसिकली लाइंग इन द बॉटम, एंड व्हाटएवर मटेरियल, डेड वेस्ट मटेरियल इज कमिंग इन द बॉटम, द डिकम्पोजर्स आर एक्टिव इन ब्रेकिंग इट डाउन इनटू द सिंपलर स्ट्रक्चर्स। सो दिस इज एन इंट्रोडक्शन टू एन इकोसिस्टम थ्रू अ पिक्चर। ऑल द डिस्क्रिप्शन जो इसमें करना था वी हैव ऑलरेडी डन, तो वहां पे हमें कुछ और नहीं सीखना, बट आई होप ये वाला पार्ट भी आपका क्लियर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना है सर, व्हिच इज नीडेड, that diagram, this diagram जो आपके पास होगा इस क्लास के बाद, that will suffice। अब अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इकोलॉजिकल पिरामिड, बट आई विल वांट टू सी योर क्वेश्चंस। Fish is also zooplankton? नहीं, fish is not zooplankton. Big tortoise is what? Big tortoise is mostly a second consumer. दिलीप कह रहे हैं दिस इज कॉल्ड मैरीन इकोसिस्टम। नहीं, बिल्कुल नहीं दिलीप, दिस इज कॉल्ड पॉन्ड इकोसिस्टम। मैरीन का अर्थ होता है खारे पानी वाला इकोसिस्टम, या तो वो समुद्री इकोसिस्टम होगा या एस्चुअरी के एरियाज वाले इकोसिस्टम्स को हम मैरीन इकोसिस्टम में रखेंगे, लेकिन एस्चुअरी को भी नहीं रखते, उसके लिए एक वर्ड है जिसको हम कहते हैं एस्चुअराइन इकोसिस्टम। सो मैरीन इकोसिस्टम बेसिकली मींस द इकोसिस्टम दैट बिलोंग्स टू ओशंस एंड सीज। क्रिस्टल क्लियर? प्लीज एक्सप्लेन ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन। अभी उसका वक्त नहीं आया है, जवाब तो सब दे सकता हूं लेकिन वो वक्त नहीं आया। वाटर हाइसिंथ आल्सो डू फोटोसिंथेसिस, देन व्हाई डज द फिश डाई? वाटर हाइसिंथ इतनी तेजी से ग्रो करते हैं, इतनी तेजी से कि पूरे पॉन्ड का सरफेस वो कवर कर लेते हैं, तो होता क्या है, नीचे के लेवल पे कोई भी लाइट नहीं आ पाती, तो जो नीचे वाले एल्गी हैं वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते, और नीचे वाले एल्गी जब फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते तो पानी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, डिसॉल्व ऑक्सीजन जिसको कहते हैं ना, डिसॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, एंड बिकॉज ऑफ रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन देयर इज नो, ठीक है, देयर इज नो फिश पॉपुलेशन लेफ्ट आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो दैट इज व्हाट इट इज। वेल कम्स इन विच कैटेगरी? एक तो है कि वेल कभी भी पॉन्ड में नहीं पाया जाएगा, वेल इज ऑलवेज अ मैराइन एनिमल एंड वेल इज अ टर्शियरी कंज्यूमर। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। चलो अब हो गया। ड्राई बायोमास, भाई ड्राई बायोमास इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना है? व्हाट इज बायोमास? बायोमास इज टोटल बायोलॉजिकल मैटर, TBM, एंड ड्राई बायोमास इज इक्वल टू TBM माइनस वाटर मास। किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में काफी बड़ी क्वांटिटी में वाटर होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो हमारा TBM है, TBM का लगभग 70% इज वाटर, TBM का लगभग 70% इज वाटर। सो वो हटा दो, जो बचा वो ड्राई बायोमास है। अंजलि कह रही है जूप्लैंक्टन्स आर नॉट कैटेगरी बट आर ऑर्गेनिज्म। दे आर अ कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिज्म अंजलि, दे आर कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। वो सारे ऑर्गेनिज्म जो एनिमल्स हैं, छोटे हैं, फ्लोट करते हैं या स्विम करते हैं। दिलीप कह रहे हैं DDT क्या है? DDT इज अ पेस्टिसाइड। चल नाउ वी आर रेडी टू टेक द नेक्स्ट एरिया, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। साइनोबैक्टीरिया इज अ प्राइमरी प्रोड्यूसर। हाँ, साइनोबैक्टीरिया इज अ प्राइमरी प्रोड्यूसर। शैल वी ड्रॉ इजी डायग्राम ऑफ एन इजी इकोसिस्टम? ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं है, ये मैं आप लोगों को दे दूंगा, बस उससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना यहाँ पे, ठीक है। व्हाट इज ट्रॉफिक सिस्टम? भावना, आप पिछली क्लास को देखें, यू विल बी क्लियर। चलो अब शुरू करते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड से। एक बच्चे ने बहुत सही बात कही कि अब आगे बढ़िए, बिल्कुल बढ़ना चाहिए। एंड मीनिंग ऑफ बेंथोस रिटन इन द डायग्राम, गुड क्वेश्चन। ये लो बेंथोस देखो, सबसे पहले ये रहा हमारा बेंथोस। बेंथोस का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म associated with the bottom of the water body, with the bottom of the water body। चल लिख लिया? एग्जाम में बनाना पड़ेगा ये डायग्राम। अरे कितनी बार बताऊं कि प्रीलिम में पूछा जाएगा और वहां पे कुछ नहीं बनाना पड़ता। इकोलॉजिकल पिरामिड, पिरामिड क्या होता है? पिरामिड इज अ स्ट्रक्चर जिसका बेस ब्रॉड होता है और टिप काफी नैरो होता है, और अगर एक तरफ से देखोगे तो इट इज अ ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर। सो दिस इज अ पिरामिड। तो सिंपलेस्ट तरीके से पिरामिड ऐसे बना सकते हो, लेकिन पिरामिड बनाने का जो एक अच्छे वाला तरीका है जिससे पिरामिड का एक 3 डायमेंशनल नेचर आपके सामने निकल करके आता है, वो ये है कि पिरामिड एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है।
अब हम बात करते हैं कि अच्छा इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होते हैं। तो इकोलॉजिकल पिरामिड्स एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होते हैं, एक चित्र के रूप में दी गई जानकारी होती है, जिसमें हम हर एक ट्रॉफिक लेवल पे कितने लोग हैं प्रति यूनिट एरिया, या कितना बायोमास है प्रति यूनिट एरिया, या कितनी एनर्जी है प्रति यूनिट एरिया एंड प्रति यूनिट टाइम। एनर्जी के केस में टाइम भी हम लगाते हैं, तो उसका एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, जिसको हम नाम देते हैं किस चीज का, इकोलॉजिकल पिरामिड। तो इकोलॉजिकल पिरामिड को अगर मैं डिफाइन करूं, तो इकोलॉजिकल पिरामिड्स आर पिक्टोरियल या डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ, मेरे साथ लिख लो, ऑफ नंबर, बायोमास और एनर्जी ऑफ organisms at different trophic level in an ecosystem। ठीक है, so ecological pyramid is basically a pictorial representation of either number, तो उसको हम कहेंगे pyramid of numbers, और biomass, इसको हम कहेंगे pyramid of biomass, और energy of the organisms at different trophic levels। What do we mean by different trophic levels? By different trophic levels we mean that there is going to be primary producer, primary consumer, secondary consumer and tertiary consumer। So at these levels what is the level of number? मान लो कि प्राइमरी प्रोड्यूसर के लेवल पे बड़े सारे ऑर्गेनिज्म हैं, लाखों की संख्या में ग्रासेस हैं, ये सब ग्रास बना रहा हूं, ठीक है, लाखों की संख्या में ग्रासेस है, पिरामिड ऑफ नंबर है। बीच बीच में ऐसे ऐसे छोटे छोटे पौधे भी हैं, जो पौधे आपको भी दिख रहे हैं, ठीक है, ग्रास पौधे ये सब दिख रहा है आपको। तो इनका नंबर तो एकदम अथाह है। अगर आप कंपेयर करोगे तो इनके तुलना में जो इनको खाने वाले ग्रेजर्स हैं उनकी संख्या अच्छी खासी कम है। ग्रेजर्स हो गए रैबिट, डियर एंड दीज स्मॉल लिटिल ग्रेजर्स। लेकिन इन ग्रेजर्स को खाने वाले जो कार्निवोर हैं वो और भी कम है। इन ग्रेजर्स को खाने वाले जो कार्निवोर हैं वो और भी कम है। और अगर ये फॉरेस्ट है तो इस कार्निवोर को खाने वाले जो नेक्स्ट लेवल के कार्निवोर हैं उनकी संख्या तो और भी कम होगी। ठीक है, तो इस वाले लेवल पे आप देखो ये हमारा प्राइमरी प्रोड्यूसर है, ये क्या लिख दिया मैंने, ये हमारा प्राइमरी प्रोड्यूसर है, ये हमारा प्राइमरी कंज्यूमर है। तो प्राइमरी कंज्यूमर जो ग्रेजर्स को खा रहा है, जो छोटे छोटे सॉरी जो इन छोटे छोटे प्लांट्स को खा रहा है, जो इन ग्रासेस और प्लांट्स को खा रहा है, प्राइमरी कंज्यूमर। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर जो हमारे प्राइमरी कंज्यूमर को खा रहा है, यहाँ पर आप तेंदुआ को भी ले सकते हो क्योंकि वो कई सारे ग्रेजर्स को खाएगा, और तेंदुआ जो है टॉप कंज्यूमर भी है। और इसके बाद आ गया हमारा एपेक्स, अगर है तो ठीक है। तो ठीक है, तो इसको आप क्या कहोगे, ऐसे देखें तो ये जो हमारी पिरामिड बनी, ये पिरामिड क्या दिखती है, ये पिरामिड बन गई हमारी अपराइट पिरामिड, मतलब एक सीधी पिरामिड बन गई है। ठीक है, तो इसको आप क्या कहोगे, अपराइट पिरामिड। और किस चीज का, पिरामिड ऑफ नंबर्स। नंबर्स क्यों, जाहिर है यहाँ पे हम नंबर्स की तुलना कर रहे थे, ऐसे ही हम बायोमास पर यूनिट एरिया की भी तुलना कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन पिरामिड ऑफ नंबर में एक एग्जांपल दिया मैंने ग्रासलैंड का, जहां पे हमारा पिरामिड ऑफ नंबर्स अपराइट है। ये बात अब क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर। एक बार जरा बता दो। चलो गुड 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 गुड। अब हम लोग देखते हैं अभी आगे मत चलो, इन्वर्टेड पिरामिड कैसे बनते हैं वो भी देखेंगे, इन्वर्टेड पिरामिड कैसे बनते हैं, पहले ये तो कंप्लीट करें। चलो इसको हटा रहा हूं, आई होप कि आपने लिख लिया है ये, क्योंकि ये हटेगा तो फिर ये हैंडआउट में नहीं जाएगा। तो अगर आपने लिख लिया है तो लिख लिया है, ये वो वाला नहीं है, मैं प्रेजेंटेशन पेपर लिख रहा हूं, तो इसको हटाने पे ये पूरा हट जाएगा। चलो लिख लिया है, डन। अब हम आते हैं सबसे पहले पिरामिड पर, जिसका नाम है पिरामिड ऑफ नंबर्स। और पिरामिड ऑफ नंबर को हम कैसे करके डिफाइन करते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर को हम कहते हैं नंबर पर यूनिट एरिया एट ईच ट्रॉफिक लेवल। नंबर ऑफ व्हाट, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स पर यूनिट एरिया एट ईच ट्रॉफिक लेवल, जब उसको हम ऑर्गेनाइज करेंगे तो दैट विल बिकम पिरामिड ऑफ नंबर्स। पिरामिड ऑफ नंबर्स की एक खास बात होती है कि इट कैन बी अपराइट, अपराइट का मतलब होता है ये, कैन बी स्पिंडल शेप, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना, ये शेप कहलाता है स्पिंडल शेप, एंड मे बी इन्वर्टेड। ठीक है, तो ये पिरामिड ऑफ नंबर्स की खासियत है, डिफाइन यहां कर दिया, और यहां पे इसके शेप की बात हो गई, तो ये हमारा इन्वर्टेड हो गया, डन। नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं हम लोग।
अब पूछ रहे हैं कि स्पिंडल शेप पिरामिड कैसे हुआ। स्पिंडल शेप वास्तव में पिरामिड नहीं होता, लेकिन इसको हम कहते हैं स्पिंडल शेप इकोलॉजिकल पिरामिड, क्योंकि इसको छोड़ करके बाकी सब तो पिरामिड के ही आकार के होते हैं, तो इसलिए इसको भी अब इकोलॉजिकल पिरामिड में हम शामिल कर देते हैं। इस तरह के टर्म्स मेरे दिए हुए नहीं है, इकोलॉजिस्ट के दिए हुए हैं, तो हमें उसी के साथ स्टिक करके रहना पड़ेगा। चलो आगे चलते हैं। ये देखो, ये दो पिरामिड हैं, इनको कॉपी करने की कतई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आप लोगों को मैं दे ही रहा हूं, तो इसलिए डू नॉट कॉपी, समझो इस चीज को। ये लो, ये हमारा ग्रासलैंड का पिरामिड यहां दिख रहा है, ठीक है ना। ये देखो, जो प्रोड्यूसर्स हैं वो इतनी बड़ी संख्या में हैं, इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं और इसको थोड़ा सेंटर में लेकर चलते हैं। ये देखो, जो प्रोड्यूसर्स हैं इतनी बड़ी संख्या में हैं कि वो पिरामिड का एक बेस बनाते हैं और अपराइट पिरामिड का बेस बनाते हैं, ठीक है। अब आप अगर देखो तो ये हमारे प्राइमरी कंज्यूमर हैं। प्राइमरी कंज्यूमर में क्या क्या दिखाया गया है, कुछ लीफ ईटिंग इंसेक्ट, ग्रास हॉपर वगैरह, चूहे देख रहे हो, और रैबिट्स। तो इनको हमने दिखाया कि ये सब जो है प्राइमरी कंज्यूमर है, ये ग्रास वगैरह पे सर्वाइव करेंगे। इनका नंबर इन ग्रासेस की तुलना में बहुत बहुत कम रहेगा, बहुत कम। ये रहा आपका सेकेंडरी कंज्यूमर, कार्निवोर। ये एक लिजर्ड है, ये एक स्नेक है, ये कार्निवोर जो है इन सबको खा सकता है। लिजर्ड इंसेक्ट को खाएगा, स्नेक इस चूहे को खा लेगा, ठीक है। और फिर हमारा आता है टर्शरी कंज्यूमर। टर्शरी कंज्यूमर में यहाँ पर एक फैल्कन या ईगल बनाया हुआ है, जो इस स्नेक को आकर के पकड़ करके ले जाएगा, या जो इस स्नेक जो इस लिजर्ड को भी पकड़ के ले जाएगा। बर्ड्स जो होती हैं वो लिजर्ड को भी पकड़ के ले जा सकती हैं, स्नेक को भी पकड़ के ले जा सकती हैं। तो ये जो है हमारा जो बड़ा बर्ड है, जो प्रीडेटर बर्ड है, तो ये हमारा प्रीडेटर बर्ड जो हो गया, ये क्या हो गया हमारा, ये प्रीडेटर बर्ड हो गया हमारा टर्शरी कंज्यूमर। और अगर इन सबको हम ऑर्गेनाइज करें, अब देखो इन सबको हम ऑर्गेनाइज करें तो क्या बना, ग्रासलैंड में एक अपराइट पिरामिड बनती है हमारी। ग्रासलैंड में अपराइट पिरामिड बन गई हमारी। आर वी क्लियर, टोटली 100% क्रिस्टल क्लियर। चलो ये देखो, अब हम आ गए एक पॉन्ड इकोसिस्टम में। पॉन्ड इकोसिस्टम हमने पहले भी देखा था, तो अब हम आ गए हैं एक पॉन्ड के इकोसिस्टम में। और इस पॉन्ड के इकोसिस्टम को आप खुद से थोड़ा एनालाइज करो, ठीक है। ये पॉन्ड के इकोसिस्टम को आप खुद से एनालाइज करो एंड यू कैन सी कि हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो प्लैंक्टोनिक हैं और जो छोटे छोटे प्लांट्स वगैरह हैं, तो हमारे प्रोड्यूसर्स की नंबर कितनी ज्यादा है। कैन यू सी दैट कि द प्रोड्यूसर्स आर वेरी हाई इन नंबर, क्योंकि छोटे छोटे प्लांट्स हैं, छोटी छोटी एल्गीज हैं वगैरह वगैरह, तो उनका नंबर काफी ज्यादा होगा। इन कंपैरिजन जो हमारे प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, छोटी फिशेस या जो जू प्लैंक्टोनिक होते हैं, जो इनको खाएंगे, इनका नंबर काफी कम होगा। और इनको खाने वाले जो बड़े इंसेक्ट और इनसे थोड़े बड़े फिशेस होंगे, उनका नंबर और भी कम होगा। और जो हमारा टर्शरी कंज्यूमर है, जो एक ऐसी फिश है जो बड़े इंसेक्ट्स को भी खा जाए, जो छोटे फिशेस को भी खा जाए, तो वो हमारा टर्शरी कंज्यूमर, उसका नंबर तो बिल्कुल ही कम होगा। तो पॉन्ड इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ नंबर्स इज व्हाट, पॉन्ड इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ नंबर्स इज वर्टिकली अपराइट। आर वी क्लियर अबाउट इट। तो हमने देखा ग्रासलैंड इकोसिस्टम वर्टिकली अपराइट था, हमने देखा पॉन्ड इकोसिस्टम पिरामिड ऑफ नंबर्स इज वर्टिकली अपराइट। बट व्हाट अबाउट द अदर इकोसिस्टम्स। फॉरेस्ट में हमको क्या मिलता है, सो फॉरेस्ट में आप देखोगे कि फॉरेस्ट में ये ना तो इन्वर्टेड होगा ना अपराइट होगा, ये क्या होगा, ये स्पिंडल शेप होगा। और जो एक लास्ट है जिसको हम कहते हैं पैरासाइटिक वन, तो उसमें आप देखते क्या हो कि उसमें पिरामिड ऑफ नंबर तो बिल्कुल इन्वर्ट हो जाता है। देखते हैं, ये हो गया। अब देखो ये अगला आता है, देखते जाओ। ये सबसे पहला क्या है हमारा, ये सबसे पहला है हमारा एक फॉरेस्ट में जाके देखो, इधर वाला फॉरेस्ट पे है। तो इस फॉरेस्ट में देख रहे हो जो ट्रीज जो हैं, जो मेन प्रोड्यूसर्स हैं, ट्रीज का नंबर कोई बहुत ज्यादा है नहीं। इस फॉरेस्ट में जो ट्रीज हैं, उन ट्रीज का नंबर कोई बहुत ज्यादा नहीं है, राइट, बहुत कम ट्रीज हैं। और एक ट्रीज पे कई तरीके से बड़े सारे प्राइमरी कंज्यूमर आश्रित होते हैं। कई सारे बर्ड्स इस ट्री पर आश्रित हैं, डियर भी इस ट्री पर आश्रित है, ठीक है। और इतना ही नहीं, एलिफेंट भी इस ट्री पर आश्रित होगा, ठीक है। तो एक ट्री पर बहुत सारे जो प्राइमरी कंज्यूमर हैं, जो हर्बीवोर्स हैं, वो इस ट्री पर डिपेंडेंट हैं। अब अगर आप यहाँ देखो जो सेकेंडरी कंज्यूमर है, लाइक यहाँ पर हम देखते हैं कि एक हमारा ये है वुल्फ है, एक स्नेक है, एक लिजर्ड है। तो जो हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं, हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहीं ना कहीं कम है नंबर में। तो आप देखते हो कि प्राइमरी कंज्यूमर कम था नंबर में, प्राइमरी प्रोड्यूसर कम था नंबर में, प्राइमरी कंज्यूमर का नंबर काफी होता है, और फिर सेकेंडरी कंज्यूमर का नंबर कम हो जाता है। टर्शरी कंज्यूमर जो कार्निवोर है, उसका नंबर और भी कम हो जाता है, देख रहे हो। और इस तरह से ये कौन सा शेप लेता है, ये ये वाला शेप लेता है। ये हमारा प्राइमरी प्रोड्यूसर है, ये हमारा प्राइमरी कंज्यूमर है, ये हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर है, और ये हमारा टर्शरी कंज्यूमर है। आर वी क्लियर। तो ये हो गया एक नॉर्मल फॉरेस्ट के इकोसिस्टम में। अब ये देखो, फॉरेस्ट में ही अगर एक हम पैरासाइटिक चेन की बात करें, फॉरेस्ट में हम हेटेरोट्रॉफिक पैरासाइटिक चेन की बात करें, तो देखिए जाओ, एक हमारा प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर के ऊपर बड़े सारे फ्रूट ईटिंग बर्ड्स हैं, और फिर ये तो छोटे छोटे लाइस एंड बग्स हैं, जू और छोटे छोटे और भी इस तरह के कीड़े। वो लाइस एंड बग्स ये बर्ड की बॉडी में चिपक करके और बर्ड की बॉडी से पैरासाइट की तरह खून लेते रहते हैं। तो इनका नंबर और भी ज्यादा होता है, एक बर्ड पे सैकड़ों हजारों लाइस एंड बग्स होते हैं, ठीक है। तो अब आप देखो कि एक ट्री पे कई सारे बर्ड आश्रित थे, और उन बर्ड्स पे हजारों की संख्या में ये पैरासाइट्स होते हैं, जो हर्बीवोर की बॉडी पे होते हैं। और पैरासाइट की बॉडी के अंदर बैक्टीरिया, फंजाई, एक्टिनोमाइसिटीज भी एक तरह के बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे जो हैं, ये बहुत बड़ी संख्या में पैरासाइट के अंदर रहते हैं। इनको हम कहते हैं हाइपर पैरासाइट। पैरासाइट के ऊपर तुम पैरासाइट बन गए तो यू आर हाइपर पैरासाइट। ये देख रहे हो, हाइपर पैरासाइट और इंसेक्ट पैरासाइट्स, ठीक है। तो यहाँ पे उनकी संख्या तो और भी ज्यादा होती है, एक इंसेक्ट में कई सारे हाइपर पैरासाइट के सेल्स मौजूद होंगे। तो ये क्या हो गया, फॉरेस्ट है लेकिन ये पैरासाइटिक चेन है, और इसलिए ये इन्वर्टेड है, ठीक है। तो एक नॉर्मल फॉरेस्ट में अगर आप देखो तो ये स्पिंडल शेप है,
ये फॉरेस्ट में अगर पैरासाइटिक चेन की बात करते हैं तो आप देखते हैं कि ये पूरी तरह से इन्वर्टेड हो जाता है और इसके पहले वाले पे जाते हैं पॉन्ड और ग्रासलैंड में, तो ये अपराइट है। अब आ जाओ पिरामिड ऑफ बायोमास पे, थोड़ा कुछ लिख रहे हैं उसको आप पहले कॉपी करोगे फिर हम लोग बात करेंगे। पिरामिड ऑफ बायोमास, सो इट इज बेस्ड ऑन, पिरामिड ऑफ बायोमास क्या होती है? इट इज बेस्ड ऑन बायोमास पर यूनिट एरिया और बायोमास पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा, पर यूनिट वॉल्यूम की बात यहां पर क्यों हो रही है? पर यूनिट वॉल्यूम की बात इसलिए हो रही है यहां पर, ठीक है ना, क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम इज एप्लीकेबल टू aquatic systems और पर यूनिट एरिया इज फॉर लैंड सिस्टम्स। तो हमारा जो पिरामिड ऑफ बायोमास है ये तो है एट ईच ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। तो पिरामिड ऑफ बायोमास इज बेस्ड ऑन बायोमास पर यूनिट एरिया इन वेयर इन लैंड इकोसिस्टम्स और बायोमास पर यूनिट वॉल्यूम इन एक्वाटिक वाटर इकोसिस्टम्स एट ईच ट्रॉपिक लेवल। तो दिस इज व्हाट पिरामिड ऑफ बायोमास इज। तो पर यूनिट एरिया का बायोमास या पर यूनिट वॉल्यूम का बायोमास हम किसी भी गिवन टाइम पॉइंट ऑफ टाइम पे देख रहे होते हैं। अच्छा, एक जो सवाल है श्लोक का वो ये है कि क्या ये इन्वर्टेड सिर्फ पैरासाइटिक में होगा? हाँ, पिरामिड ऑफ नंबर्स इफ इट इज इन्वर्टेड इट विल बी इन पैरासाइट, यस। लेकिन जब आप आगे देखोगे तो आप देखोगे कि बायोमास में इन्वर्टेड कहीं और भी हो सकता है। ऐश्वर्या, हेलो सर, एट द फर्स्ट टाइम जॉइन लाइव सेशन, बहुत बहुत आपका स्वागत है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इट और लाइव में ही बने रहिएगा। सर, स्पिंडल इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है क्योंकि फूड चेन बैलेंस नहीं है। बैलेंस तो है, ठीक है, हमेशा जरूरी नहीं है कि वो कम ज्यादा हो, ठीक है, लेकिन अगर कोई डिस्टर्बेंस होगी तो पिरामिड का शेप बदल जाएगा। गुरशीत भी वही पूछ रही है कि स्पिंडल से विल देयर बी एनी बैलेंस? नो बेटा, देयर इज नो इम्बैलेंस एट ऑल, ठीक है। वो एस्टैब्लिश है कि देखो एक ट्री है लेकिन ट्री की बायोमास इतनी है कि वो कितने सारे बर्ड्स को, हर्बीवोर्स को सपोर्ट करेगा, ठीक है। और वो हर्बीवोर्स बर्ड्स जो हैं वो फिर एक छोटी संख्या में इन अ लेसर नंबर दे विल बी सपोर्टिंग द कार्निवोर्स, तो कोई ऐसा इम्बैलेंस नहीं है, ठीक है। अब हम आगे आ जाते हैं, इसको छोड़ करके अपने प्रेजेंटेशन पर आ जाते हैं, ठीक है। हमारा प्रेजेंटेशन कहाँ था? चलो, तो पिरामिड ऑफ बायोमास पे आ गए हम। अब देखते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास, तीन तरह के हैं आपके सामने एकदम से, ठीक है। और आप देख लो कि दो डायरेक्ट अपराइट है और एक जो है इन्वर्टेड है। अच्छा, पहले ही समझ लो क्योंकि आपको दे भी रहे हैं, तो ये आप समझ लो कि जो पहला वाला है वो ग्रासलैंड का है, ठीक है। द फर्स्ट वन इज फॉर ग्रासलैंड, द बी इज फॉर फॉरेस्ट, और जो हमारा सी है ये सी इधर रहा, सी इज फॉर पॉन्ड, डन। सो ए इज फॉर ग्रासलैंड, बी इज फॉर फॉरेस्ट एंड सी इज फॉर पॉन्ड। तो पॉन्ड में पिरामिड ऑफ बायोमास इज इन्वर्टेड, ठीक है। क्यों है? बड़ा दिलचस्प है, बताऊंगा। चलो, लेट्स स्टार्ट हियर। सो वी आर वेयर? वी आर इन अ ग्रासलैंड। सो इन अ ग्रासलैंड इफ यू टेक अ लुक हियर, सो इसको थोड़ा सा इधर करते हैं, आप लोग आराम से देख पाओगे। सो इन अ ग्रासलैंड इफ यू लुक हियर, सो इन द highest amount of biomass you will be seeing the producers in the highest amount। तो ये producers का biomass सबसे ज्यादा है कलेक्टिवली, पर यूनिट एरिया भी, पर यूनिट एरिया इनका बायोमास ग्रेजेस के कंपैरिजन में कम से कम जो है वो 10 गुना ज्यादा होता है, सो मच, राइट। उसके बाद ये हमारे हर्बीवोर्स हैं, दो which are consuming these plants and all, so their biomass is very very less। then you come to the carnivores and the biomass of the carnivore is much less than the biomass of herbivores, much less, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपका? ये बन गया अपराइट काइंड ऑफ पिरामिड, डन। सो दिस इज द अपराइट पिरामिड दैट यू विल बी सीइंग।